अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 7 की फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें हम जनरल फार्मा कर चुके हैं। अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। तो पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने में आसानी हो। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना बॉडी में, उसकी दो टाइप्स होती हैं। ये तो सबको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पता है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम होता है। ये बॉडी को रिलैक्स करता है और एनर्जी को कंजर्व करता है। जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, इसके अंदर फ्लाइट और फ्राइट सिस्टम होता है। ये स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। ये बॉडी के अंदर खुद ब खुद एक्टिवेट होते हैं ये सिस्टम्स। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, उसमें हार्ट रेट स्लो होगा यानी कि नॉर्मल होगा। स्टिमुलेट करेगा डाइजेशन को, अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा, रिलैक्सेशन होगी। बेसिकली इसमें सारी चीजें वो होनी है जब हम रिलैक्स होते हैं, जैसे कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या टाइप्स होगी? एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है और एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। अब ये नॉर्मली बॉडी के अंदर हो रहे हैं। जब रिलैक्स होगी बॉडी तो उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर होगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब हमने जो फार्माकोलॉजी में पढ़ने हैं ना, हमने वो ड्रग्स पढ़ने हैं एएनएस के अंदर जो कि अगर बॉडी के अंदर नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा, बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जब रिलैक्स होना है तो बॉडी रिलैक्स नहीं हो पा रही, या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा, जब बॉडी को किसी ज्यादा चीज की जरूरत है, जैसे कि हार्ट रेट को ज्यादा करने की जरूरत है, बॉडी नहीं कर पा रही, तो उसके लिए ड्रग्स होते हैं। अब ये ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ इनके नाम देखते हैं। अभी हम इनकी डिटेल्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम देखें कि दो तरह के ड्रग्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स। मिमिक है ना, यानी कि उसके जैसा सेम काम करेगी, इनहेंस करेगी इफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक को। जितने भी उसके इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हार्ट रेट का स्लो होना, स्टिमुलेट करना, डाइजेशन, अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक है तो वो क्या करेगी? वो ये सारे काम करेगी, इसके काम को इंक्रीज कराएगी। जबकि अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन दे जो कि पैरासिम्पैथेटोलिटिक है तो वो क्या करेगी? वो पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी काम है ना उनको इनहिबिट कर देगी। हार्ट रेट के स्लो होने नहीं देगी, डाइजेशन, हार्ट रेट को स्लो होने नहीं देगी, डाइजेशन को नहीं स्टिमुलेट करेगी, प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी। इस तरह के और भी बहुत से काम होते हैं वो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में। इस तरह के जितने भी काम है ना जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने करने हैं, वो सारे नहीं होंगे। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए काम करती हैं। अब वो सिंपैथेटोमाइमेटिक्स भी हो सकती हैं और सिंपैथेटोलिटिक्स भी हो सकती हैं। सिंपैथेटोमाइमेटिक क्या होंगी? जो इसके काम को मिमिक करेंगी, यानी कि इसके जैसा काम करेंगी। और लिटिक्स वो होंगी जो कि इसके काम को इनहिबिट करेंगी, यानी कि जो भी इसने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने थे ना उसको इनहिबिट कर देगी। तो अब ये कोर कॉन्सेप्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कि इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब इनकी हमने ड्रग्स पढ़नी होंगी जो कि एक्ट करेंगी इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर। इनके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो आपको मैंने चार नाम बताए ना, पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक, लिटिक, सिंपैथेटोमाइमेटिक, सिंपैथेटोलिटिक्स। ये कैडजिन के चार डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जनरल कंसेप्ट होना चाहिए कि ये काम किस सिस्टम के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों सिस्टम्स के अलावा बॉडी में एक और भी सिस्टम होता है जिसको कहते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये स्पेसिफिकली जीआईटी का सिस्टम होता है। जीआईटी के अंदर जितने भी काम होने हैं ना वो इंटेरिक सिस्टम ने करने हैं, जैसे कि खाने को डाइजेस्ट करना या कोई मोटिलिटी वगैरह, पेरिस्टाल्सिस वगैरह कराना, तो ये इंटेरिक सिस्टम होता है। अब आपने बस इससे ये याद रखना है कि कोई इंटेरिक सिस्टम है जो कि जीआईटी के लिए काम करता है, स्पेसिफिकली जीआईटी के लिए काम करता है, बस। बाकी आपने जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है और इसके अंदर ड्रग्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक और लिटिक। और सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर ड्रग होते हैं, सिंपैथेटोमाइमेटिक और लिटिक्स, जो कि इसके लिए काम करते हैं, इनके जैसा काम करेंगे या इनसे अपोजिट काम करेंगे। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि सिस्टम एक्टिवेट हुआ और खुद ब खुद इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए, ऐसा तो नहीं ना होता। बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि सिस्टम के हिसाब से रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, अपना काम करेगा,
तभी ग्रोथ होगी ना। अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो ग्रोथ कैसे होगी। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, उसमें एसिटाइलकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट होने हैं ना, रिलैक्स और डाइजेस्ट सिस्टम वाले, वो सारे एसिटाइलकोलिन ने करने होते हैं। अब हम जो इनमें मेडिसिन देते हैं ना, जो ड्रग्स देते हैं हम इसको, वो भी सेम एसिटाइलकोलिन जैसा काम करेंगी। जो भी मेडिसिन होंगी वो एसिटाइलकोलिन जैसा काम करेंगी या एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करेंगी। इसलिए इनका नाम, जो चैप्टर्स के नाम है ना, वो है कोलिनर्जिक, कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग या कोलिनेस्टेज इनहिबिटिंग। कोलिनर्जिक भी यहाँ से एसिटाइलकोलिन से है, कोलिन है ना, तो कोलिनर्जिक या कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा था कि एसिटाइलकोलिन जैसा काम हो, उन ड्रग्स को कहेंगे कि ये कोलिनेस्टेज एक्टिवेटिंग है या कोलिनेस्टेज इनहिबिटिंग है। ये कोलिनेस्टेज ऐसा एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे एसिटाइलकोलिन वगैरह सिंथेसाइज होती है। यहाँ पे इनको लिखने का मकसद ये था कि आपको नाम का पता चल जाए कि जो चैप्टर्स के नेम्स हैं वो कैसे रखे गए हैं। तो एसिटाइलकोलिन से कोलिनर्जिक है, कोलिनोरिसेप्टर है, कोलिनेस्टेज है। इसी तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इसका दूसरा नाम है, उसको यूज करता है। तो इनके जो चैप्टर्स में नेम है ना, वो एड्रीनर्जिक यूज होगा, एड्रीनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग या एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एड्रीनो रिसेप्टर आपने याद रखने कि जहां भी कोलिनर्जिक आएगा वहां उसका मतलब है कि एसिटाइलकोलिन यानी कि कोई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही है। जहां पे भी एड्रीनर्जिक या एड्रीनो रिसेप्टर या एड्रीन लफ्ज आएगा ना, वो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई सिंपैथेटिक सिस्टम की बात होने लगी है। अब जो एसिटाइलकोलिन है या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन है, वो बनते कैसे हैं बॉडी के अंदर। अब होता ये है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये नर्व्स होती है ना बॉडी में, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नर्व्स डिफरेंट तरह की पढ़ी थी, न्यूरॉन्स पढ़े थे, ये वहां पे ही सिंथेसाइज होती हैं। तो पहले हम इनकी सिंथेसिस देख लेते हैं कि ये न्यूरॉन्स के अंदर सिंथेसाइज कैसे होते हैं। तो जो एसिटाइलकोलिन है ना, इसके लिए हमें कोलिन की रिक्वायरमेंट होती है और एसिटाइल को एंजाइम ए रिक्वायर होता है। ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो ACH यानी कि एसिटाइलकोलिन बना देते हैं कोलिनेस्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। और ये जो एसिटाइलकोलिन है ना, इसने जाके स्टोर होना होता है। ये जो गोल बना हुआ है ना, ये वेसिकल है, इसमें ट्रांसपोर्टर है वैट, इसका नाम याद रखते हैं, वैट ट्रांसपोर्टर है, जो कि एसिटाइलकोलिन को नर्व टर्मिनल के अंदर स्टोर करेगा। और जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी ना कि हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। अब देखिए यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है, और एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो कहाँ जाके एक्ट करेगा, अपने रिसेप्टर्स के ऊपर। इनके रिसेप्टर्स का नाम क्या है, कोलिनो रिसेप्टर्स। कोलिन आ गया ना, कोलिनोसेप्टर्स इनको बोलते हैं। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज हुआ, स्टोर हुआ और रिलीज हुआ। सिंथेसिस कैसे हुई, एसिटाइल को ए और कोलिन मिले, फिर एसिटाइलकोलिन स्टोर हुआ, फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, और जाके उसने अपना काम रिसेप्टर्स के ऊपर करना होता है। जैसे कि हमने फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि ड्रग आता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर इफेक्ट जनरेट होता है। जब एसिटाइलकोलिन इसके साथ बाइंड करेगा ना, तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जनरेट होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इसकी सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज को इनहिबिट करते हैं। जैसे कि हेमिकोलिनियम जो ड्रग है ना, ये ड्रग का नाम आपने याद रखना है, हेमिकोलिनियम, इसकी सिंथेसिस नहीं होने देता, ये इनहिबिट कर देता है इस स्टेप को, यानी सिंथेसिस वाले स्टेप को। इसी तरह विज़ैमिकोल है, जो कि वैट को, जो इसका ट्रांसपोर्टर है, जिसने इसको वेजिकल में स्टोर करना है, जो इसकी स्टोरेज में इन्वॉल्व है, उसको इनहिबिट कर देगा। और इसी तरह बोtulinum टॉक्सिन है, जो कि इसको रिलीज नहीं होने देगा। स्टोर हो गया, सिंथेसाइज हो गया, लेकिन रिलीज नहीं होने देगा। जब तक रिलीज नहीं होगा तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, अपना काम नहीं कर सकेगा। तो ये इन तीनों ड्रग्स का आपने नाम याद रखना है कि जो इसकी सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज नहीं होने देते। और आपने ये भी याद रखना है कि एसिटाइलकोलिन नर्व टर्मिनल के अंदर सिंथेसाइज कैसे होता है और कैसे अपना काम करता है। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन कैसे सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे हमें टायरोसिन रिक्वायर होता है, वहां पे कोलिन रिक्वायर था ना, यहाँ पे टायरोसिन नर्व टर्मिनल के अंदर आएगा, टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा के अंदर और फिर डोपामीन बनेगा। डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा, जो कि वेसिकल के अंदर स्टोर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीमेट। और फिर नॉरएपिनेफ्रिन, जब कोई सिग्नल आएगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट होने की जरूरत है, तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। यहाँ पे भी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इसकी सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज को इनहिबिट करते हैं। जैसे कि जो सिंथेसिस है ना, उसको इनहिबिट करेगा मीटायरोसिन,
ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज TH यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा कि टायरोसिन से डोपा बने ही ना, मी टायरोसिन। और फिर इसके स्टोरेज को इनहिबिट कौन करेगा, रिजर्पिन, और इसके रिलीज को इनहिबिट करेगा ग्वांथेडिन। ठीक है, जब ये काम ही नहीं हो रहे, ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं कर पा रहा, तो वो इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से सिंथेसिस होती है, स्टोरेज होती है और रिलीज होती है नॉरएपिनेफ्रिन की या डोपामीन की, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस हो रही है। अब अगर सब कुछ नॉर्मल रहे, कोई भी ड्रग जो है वो एक्ट ना करे इन सारे एक्शंस के ऊपर, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है, तो वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड किए रखे इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहे, ऐसा नहीं होता। जब हमें जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है ना वो हो जाता है ना बॉडी, तो बॉडी इसको तोड़ देती है। अब इसको तोड़ेगा कौन, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम तोड़ेगा। किसमें, एसीटेट में और कोलिन में इसको तोड़ दिया जाएगा, ताकि ये अपना काम ना करे। जितना हमने इससे काम कराना था हमने करा लिया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको मेटाबोलाइज कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन टूटेगी। लेकिन जो नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन्स होती है ना, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम में काम करती हैं, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन है, यहाँ पे इनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। या तो इसका मेटाबॉलिज्म मोनोअमाइन ऑक्सीडेज करेगा, या तो इसकी स्टोरेज नहीं होने देगा। ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है ना, ये बेसिकली इस स्टेप को इनहिबिट करता है जो कि रिजर्पिन इनहिबिट करे, यानी कि स्टोरेज नहीं होने देता, इसको पहले ही तोड़ देता है नॉरएपिनेफ्रिन को। ये कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज आउटसाइड द न्यूरॉन, जब नॉरएपिनेफ्रिन बाहर निकल आएगा ना न्यूरॉन से, तब ये काम करेगा। तो इसके मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आपने याद रखनी होती है, MOA यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसको मेटाबोलाइज करेगा, इसको तोड़ेगा। ये कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम था ना, यहाँ पे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से ये कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज है जो कि इसको मेटाबोलाइज करेंगे। लेकिन अब ये जो एसिटाइलकोलिन था ना, ये एक दफा रिलीज हो गया ना, तो इसकी अपटेक नहीं होनी, ये नहीं होना कि दोबारा से ना टर्मिनल में चला जाए। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन के केस में ऐसा नहीं है। नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज हो गया, जब उसने अपना काम कर दिया, कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा, लेकिन कुछ रीअपटेक हो जाएगा। ये वाला एरो देखें, रीअपटेक हुआ, दोबारा से स्टोर हो गया, जब दोबारा जरूरत होगी दोबारा रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपटेक का स्टेप डिफरेंट है, अपटेक भी होता है नॉरएपिनेफ्रिन, जबकि एसिटाइलकोलिन के केस में सब कुछ नहीं होता। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज, स्टोरेज, रिलीज होता है, और एपिनेफ्रिन भी इसी तरह से सिंथेसाइज, स्टोरेज और रिलीज होता है। अब ये सिंथेसिस हो कहाँ रही है, न्यूरॉन्स के अंदर हो रही है। तो ये देखें, जो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होते हैं ना, अब कहीं से इन्होंने स्टार्ट होना होता है। ये नर्व्स होती है ना, कहाँ से स्टार्ट होंगी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व्स, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे ना। अब इसमें तीन चीजें होनी है, एक तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होना है, साथ में एक गैंग्लियन होना है, और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होना है। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होना है ना, जहाँ से सिग्नल लेने हैं ना, जैसे कि ब्रेन से सिग्नल लेने हैं, ये वहां से स्टार्ट होगा, फिर गैंग्लियन को जाके सिग्नल देगा ताकि वो पोस्ट गैंग्लियन को भेजे और फिर मसल्स में जाएं। जैसे कि अगर हमने सिग्नल देना है कि हम अपना हाथ पीछे करें, तो ब्रेन से सिग्नल आया गैंग्लियन में, गैंग्लियन ने मसल को सिग्नल भेजा और हमने अपना हाथ साइड पे कर लिया, हाथ की मसल्स को सिग्नल गए, हमने अपना हाथ साइड पे कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे होता है, जब भी हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करना होता है ना, तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, ब्रेन एसिटाइलकोलिन को रिलीज कराता है, ये एसिटाइलकोलिन गैंग्लियन के ऊपर एक्ट करती है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, और फिर वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में एसिटाइलकोलिन जाती है और मसल्स के ऊपर एक्ट करती है। तो इस तरह ये काम होते हैं। अब ये जो इसके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है ना, इनका ओरिजिन होता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना, सिंपैथेटिक सिस्टम, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात हो रही है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्रेनियल नर्व से और सैक्रल सेगमेंट से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि जो इसका गैंग्लिया होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के डिस्टल पार्ट में लोकेट होता है। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि जहाँ पे गैंग्लियन लोकेट करेगा ना, उसके हिसाब से ये प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की लेंथ होगी। अब गैंग्लियो देखें, अब गैंग्लिया देखें, इसका डिस्टल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मसल के बिल्कुल करीब करीब पड़े होंगे। ठीक है, इनकी लेंथ भी याद रखनी है कि किसकी लेंथ ज्यादा होती है और किसकी लेंथ कम होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है,
फिर जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, उसमें भी सेम यही चीजें होती हैं। इसके जो ओरिजिन है ना प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का, ये थोरैसिक और लंबर सेगमेंट से होता है स्पाइनल कॉर्ड के, और इसको जो गैंग्लिया होते हैं ना वो पैरावर्टिबल चेन्स में होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ होती हैं, जिसके आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, और अलोंग द अयोटा होते हैं। अब देखें इसके गैंग्लिया कितने नजदीक पड़े हुए हैं, ऊपर थोरैक्स वाली साइड पे पड़े हुए हैं। तो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा वो शॉर्ट होगा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटा होगा एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो ये चीज याद रखनी है। आपको इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के ओरिजिन पता होना चाहिए, गैंग्लिया कहाँ लोकेट करना है वो पता होना चाहिए। बेसिकली हो ये रहा है कि ब्रेन से या क्रेनियल नर्व से या कहीं से भी सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि गैंग्लिया के अंदर जा रहे हैं और फिर गैंग्लिया से आगे मसल्स में जा रहे हैं ताकि इफेक्ट प्रोड्यूस हो, जो कि हमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए चाहिए होता है। ये नॉर्मली काम हो रहा है। अब जैसे कि हमने फार्माकोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा था कि ये जो ड्रग्स होते हैं या कोई भी हार्मोन्स होते हैं, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इन्होंने जाके रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करना होता है। खुद ब खुद कोई काम नहीं करते, रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं और फिर रिसेप्टर्स आगे से काम करते हैं, रिसेप्टर्स आगे से एक्शन जनरेट करते हैं, रिसेप्टर्स आयन रिलीज करते हैं, रिसेप्टर सब कुछ करेंगे। तो जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, इसके अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स और एक होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर तीन तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डोपामाइन रिसेप्टर्स। जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उसके अंदर अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स आ जाते हैं। बीटा रिसेप्टर्स में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स आ जाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनके हर एक के डिफरेंट मैकेनिज्म है, हर एक की डिफरेंट लोकेशन है, कोई कहीं पे पड़ा होगा, कोई कहीं पे पड़ा होगा। अभी हमने सब कुछ देखना है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जो रिसेप्टर्स काम करते हैं वो मस्कुलिनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। मस्कुलिनिक में M1 से लेकर M5 तक, यानी कि M1 होगा, 2, 3, 4, 5, और निकोटिनिक में NM होगा और NN होगा। नाम सिर्फ आप याद रखें। अभी सिंपैथेटिक में अल्फा रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स हैं और डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं, ये आपने बस याद रखना है। अब कोई भी ड्रग होगी ना, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए हम दे रहे हैं ना, तो उसने इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करना है, इसके अलावा कहीं बाइंड नहीं करेगी। और जो हम सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए कोई ड्रग दे रहे हैं उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करना है, कहीं और काम नहीं करेगी। अब जो बाकी के चैप्टर्स है ना, हम उसमें पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग कौन से रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है और कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखा था। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये शॉर्ट होता है और एसिटाइलकोलिन यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। एक यहाँ पे डिफरेंस है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम में एसिटाइलकोलिन जनरेट हो रहा है। पहले तो हमने देखा ना कि सिंपैथेटिक सिस्टम एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन को यूज करता है और पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन को यूज करता है, लेकिन जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना, दोनों के एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज करते हैं। जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर वो एक्ट करते हैं ना, उसके बाद चेंजिंग्स आती हैं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा और फिर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें सारे का सारा एसिटाइलकोलिन है। यानी कि ये डिफरेंट पॉइंट है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर पहले तो एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा, लेकिन बाद में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। हम बाद वाले के हिसाब से कह देते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम में सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, गैंग्लियन के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वहां पे बाइंड करेगा और फिर आगे से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा या एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एएनएस के रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एएनएस में समझना। पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं और सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स में मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स में अल्फा, बीटा और डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमने इनकी लोकेशन, मैकेनिज्म और इफेक्ट्स देखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने मैकेनिज्म को डिटेल से लिखा है। अगर वो कर लें तो फिर आपको ये पॉइंट ठीक से समझ आ जाएंगे। तो देखें, बॉडी में जिस जिस जगह भी मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होंगे ना, वो दो तरह के होंगे, एक्साइटेटरी होंगे या फिर इनहिबिटरी होंगे। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स M1, M3 और M5 होते हैं। 5 रिसेप्टर्स होते हैं ना 1 से 5 तक, तो उसमें से जो 1, 3 और 5 है ना वो एक्साइटेटरी होते हैं।
उन्होंने जहां भी वो होंगे ना एक्साइटेशन करानी है, और इनहिबिटरी M2 और M4 होते हैं, ठीक है ना। तो जो M1, 3 और 5 होते हैं ना, ये सारे रिसेप्टर्स जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स है ना, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ही होंगे। लेकिन जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे जी क्यू कपल रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कि हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था जी प्रोटीन्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। जीएस होती है जो कि एक्टिवेट करती है एडिनाइलाइल साइक्लेज को, साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करती है। जीआई इनहिबिट करती है एडिनाइलाइल साइक्लेज को और साइक्लिक एमपी को डिक्रीज करती है। और जी क्यू एक्टिवेट करती है फास्फोलाइपेज सी को, ठीक है। यहाँ पे भी इनका सेम वही मैकेनिज्म होगा। तो देखें, जो एक्साइटेटेड रिसेप्टर्स होते हैं वो जी क्यू कपल रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी एसिटाइलकोलिन इन तीनों में से किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक में होता है, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, तो जी क्यू एक्टिवेट हो जाती है, फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है। फास्फोलाइपेज सी क्या करेगा कि ये जो फास्फोटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट है यानी कि PIP2 है, इसको तोड़ देगा IP3 और DAG के अंदर। अब ये जो IP3 होता है ना, ये कैल्शियम को इंक्रीज कराता है। अब इसका मेन काम है इसने कैल्शियम को इंक्रीज कराना है। DAG का रोल भी इंपॉर्टेंट है, ये सिक्रीशंस कराता है ग्लैंड्स की। लेकिन IP3 का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि जब भी कंट्रैक्शन होनी होती है ना मसल्स की, तो कैल्शियम की वजह से होती है, जिसके हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था। तो कैल्शियम इंक्रीज करेगा, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये सारे जितने भी रिसेप्टर्स है ना, M1, M3 और M5, इन सब का यही मैकेनिज्म होगा। अब जो भी ड्रग इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी ना, इसी मैकेनिज्म से वो काम करेगी। सबने मेन काम जो आपने याद रखना है वो ये कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है। जब भी मस्कुलिनिक रिसेप्टर एक्साइटेटेड रिसेप्टर्स कहीं पे प्रेजेंट होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे स्मूथ मसल्स की। फिर जो M2 और M4 रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये GI प्रोटीन कपल्स होते हैं। GI हमें पता है कि इनहिबिटरी होती है, I से इनहिबिटरी होता है ना, तो इनहिबिट करेगी एडिनाइलाइल साइक्लेज को। जब भी एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ M2 या M4 के साथ, तो ये एक्टिवेट कर देता है GI प्रोटीन को। GI प्रोटीन का काम क्या था, उसने इनहिबिट करना था एडिनाइलाइल साइक्लेज को। इसकी वजह से होगा क्या, साइक्लिक एमपी कम होगा, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन होगी। अब हमने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था, जब भी हाइपर पोलराइजेशन होती है ना, तो एक इनहिबिटरी फैक्टर जनरेट होता है, वैसे अगर डीपोलराइजेशन होगी तो एक्साइटेशन होती है ना, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, सोडियम इन होता है, पोटेशियम आउट होता है। लेकिन जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से, तो इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इनके मैकेनिज्म्स होते हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है, क्योंकि जितने भी रिसेप्टर्स हम पढ़ेंगे ना, जहां जहां भी बॉडी में, जहां भी ANS में, इन्हीं मैकेनिज्म से वो काम करेंगे। फिर पैरासिम्पैथेटिक में दूसरी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि निकोटिनिक होते हैं। ये बाइंड जब भी करते हैं ना एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स के साथ, तो क्या होता है कि सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम इनफ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये नॉर्मली जो एक्शन पोटेंशियल का काम होता है ना, ये वैसा सा ही काम है, इनहिबिशन नहीं हो रही, और ना ही ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, ठीक है। ये खुद ही निकोटिनिक रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, इनके 5 सब यूनिट्स होते हैं। इनकी डिटेल हम मस्कुलिनिक वाले पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो सोडियम का इनफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से सोडियम का तो पता है ना कि जब भी सोडियम इनफ्लक्स होता है तो डीपोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह कैल्शियम की वजह से भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इन दोनों का लाजमी याद रखना है, जहां पे सोडियम और कैल्शियम की बात हो रही होगी वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, और जहां पे पोटेशियम चैनल की बात हो रही होगी यानी कि हाइपरपोलराइजेशन हो रही है और इनहिबिटरी इफेक्ट जनरेट हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो रही है, इस तरह का काम होगा। तो ये थे पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स के। अब है सिंपैथेटिक रिसेप्टर। सिंपैथेटिक रिसेप्टर जैसे कि हमने पहले देखा किस तरह के थे, अल्फा रिसेप्टर्स थे और बीटा रिसेप्टर्स थे। डोपामिन रिसेप्टर्स भी हैं लेकिन उनका बीटा रिसेप्टर वाला ही काम होता है। तो अल्फा रिसेप्टर्स भी एक्साइटेटरी होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं मस्कुलिनिक की तरह। जो एक्साइटेटरी होंगे ना वो सेम M1, M3 और M5 की तरह उनका मैकेनिज्म होगा, यानी कि GQ प्रोटीन कपल्ड होंगे, सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है। और इनहिबिटरी में M2 एंड M4 है, ये GI प्रोटीन कपल्ड होंगे, और इनहिबिटरी में अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं और ये GI प्रोटीन कपल की तरह काम करते हैं, जैसे कि M2 और M4 कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। ये क्या कराएंगे, कैल्शियम को इंक्रीज कराएंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे,
और जो GI प्रोटीन कपल्ड होते हैं ये क्या करेंगे, ये पोटेशियम कॉन्फ्लेक्स कराएंगे, हाइपरपोलराइजेशन करा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। यहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स है ना ये डिफरेंट होते हैं। बीटा रिसेप्टर्स हमने जैसे कि पहले देखा कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 होते हैं। जो इनके शुरू के स्टेप्स है ना ये सब में सेम है कि जब भी नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, अब यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम है ना तो नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन होगा, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ, इनमें से किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया ना तो ये GS प्रोटीन कपल्ड होते हैं। GQ-GI पढ़ लिया, अब GS प्रोटीन कपल्ड होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, एडिनाइल साइक्लेज को इंक्रीज कराना होता है, साइक्लिक EMP को इंक्रीज कराना होता है। अब ये जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 है ना इन सब के डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। जो बीटा 1 है ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराएगी, ये मेनली हार्ट में होती है, तो क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। और जो बीटा 2 होते हैं ना ये स्मूथ मसल्स वगैरह में होती है और ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएंगे। यहाँ पे अब रिलैक्सेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, लेकिन बीटा 1 कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं क्योंकि कैल्शियम कॉन्फ्लेक्स हो रहा है, जहाँ पे कैल्शियम की बात होगी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होनी है। और बीटा 3 रिसेप्टर लाइपोलाइसिस करा देंगे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीटा 1 कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे जबकि बीटा 2 रिलैक्सेशन कराएंगे। ये नॉर्मली जो सिंपैथेटिक सिस्टम से इफेक्ट होता है ना, जैसे कि जब भी कोई सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होना होता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है ना, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हार्ट रेट इंक्रीज करे। और बीटा 2 रिसेप्टर्स भी नॉर्मली ये होता है कि वेजो डायलेशन हो जाती है, बीपी डिक्रीज करने लग जाता है। तो नॉर्मली जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है ना उसमें भी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इंक्रीज करती है। अभी हम इनकी डिटेल्स देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काफी है कि आपको मैकेनिज्म समझ आ जाए। अब हम टेबल देख लेते हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स है ना इसमें हमें सिर्फ, वैसे तो ये 5 हैं लेकिन हमें सिर्फ 2 की जरूरत है, M2 और M3 के, क्योंकि सारे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ना इन्होंने ही करने होते हैं। जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं ना वो हार्ट में होते हैं और ये इनहिबिटरी होते हैं। हमने जैसे कि पहले देखा ये क्या कराएंगे, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल करा देंगे, साइक्लिक EMP की प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। मेनली इनहिबिटरी है ना तो सब कुछ हार्ट में, हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, हार्ट रेट होता है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी सब कुछ डिक्रीज कर जाएगा जो भी हार्ट में होगा। वैसे भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या ही करता है, कम नहीं करता है ना हार्ट रेट को। जब भी हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कम करने की कोशिश करेगा, कंडक्टिविटी को कम करने की कोशिश करेगा। मेनली जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है ना वो ये होता है कि नॉर्मल स्टेट में लेके आना, बिल्कुल कम नहीं करेगा कि ये डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को, तब भी मसला होता है ना, ये नॉर्मल स्टेट में लेके आने की कोशिश करता है। तो हार्ट रेट, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी M2 रिसेप्टर्स के साथ जब भी कोई ड्रग बाइंड करेगी, तो ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। और जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं ना ये स्मूथ मसल्स में होते हैं, जैसे कि GIT, वेसल्स, ब्लैडर और ग्लैंड्स वगैरह में यहाँ पे होंगे ये। और ये क्या कराएंगे, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराएंगे। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो M1, 3 और 5 है वो एक्साइटेटरी होते हैं, उन्होंने बेसिकली कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराना होता है और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराएंगे, जहां भी सिक्रीशन है, जैसे कि ग्लैंड्स की कोई सिक्रीशन है, जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन है, स्लीवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज कराएंगी, वेजो डायलेशन कराएंगी। अब यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है वेजो डायलेशन वाला, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे वेजो डायलेशन क्यों हो रही है, जबकि कैल्शियम तो इंक्रीज कर रहा है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेजो डायलेशन होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये डिफरेंट है और हम इसका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक वाला। लेकिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। मस्कुलिनिक 5 टाइप के थे ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, NM और NN। जो NM होते हैं ना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस पे होंगे, और NN जो होते हैं ना ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया। अब हमने जैसे कि पहले फिगर में देखा कि गैंग्लिया होते हैं ना ऑटोनोमिक, यानी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों के गैंग्लिया में ना NN रिसेप्टर्स होंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे, जैसे कि फिगर में देखा था। और इनका काम भी हमने देख लिया है कि सोडियम इन कराएंगे, पोटेशियम आउट कराएंगे, एक्शन पोटेंशियल मेनली जनरेट कराएंगे। मेनली क्या होता है इसमें, सोडियम जो है वो रोल प्ले करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है, तो इनका इफेक्ट भी वही होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। और इसके बाद ट्रांसमिशन इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो भी इंफॉर्मेशन गैंग्लिया से आगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होनी है ना वो यही कराएंगे, CNS स्टिमुलेशन कराएंगे। तो इनके भी बेसिकली जो होते हैं ना वो एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, इनका कोई इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने मैकेनिज्म में देखा था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपैथेटिक रिसेप्टर। सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स 2 टाइप के मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं और डोपामिन रिसेप्टर्स भी होते हैं, अल्फा है और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं और जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं।
अल्फा 1 एक्साइटेटिंग है और इनकी लोकेशन होती है ब्लड वेसल्स में, स्मूथ मसल्स में, स्फिंक्टर, यूरेटर्स वगैरह में। और ये काम क्या करेंगे, सेम M3 वाला काम होगा इनका। वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स करा रहे हैं। अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे डिफरेंट है। नॉर्मली वहां पे भी मस्कुलिनिक में भी यही होना चाहिए था, लेकिन वहां पे नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इनका एक्साइटेटिव इफेक्ट होता है। और जो अल्फा 2 होते हैं ये CNS के अंदर होते हैं और ये इनहिबिटरी होते हैं, डिक्रीज करेंगे सिंपैथेटिक फ्लो को। सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स है ना, तो सिंपैथेटिक फ्लो जितना भी होगा ना उसको कम कर देंगे क्योंकि ये इनहिबिटरी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा रिसेप्टर्स। जैसे कि M2 रिसेप्टर्स हार्ट में थे ना, यहाँ पे बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में होते हैं। वहां पे वो क्या करा रहे थे, हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे थे, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो वो डिक्रीज करता है सब चीजों को, जबकि सिंपैथेटिक इफेक्ट इंक्रीज करता है ना। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स जब इनके ऊपर ड्रग लगेगा ना, तो हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। फिर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि M3 रिसेप्टर्स से ना स्मूथ मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, ग्लैंड्स में, और वहां पे क्या कर रहे थे, कंस्ट्रिक्शन करा रहे थे स्मूथ मसल्स की। तो यहाँ पे उल्ट होगा, ब्रोंको डायलेशन होगी। ब्रोंकाई के अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ब्रोंको डायलेशन होगी, वेसो डायलेशन होगी। ये सिमिलर इफेक्ट है वेसो डायलेशन वाला। स्मूथ मसल्स बेसिकली यहाँ पे रिलैक्स होने हैं। तो ये हो गया, इन दोनों के मस्कुलिनिक रिसेप्टर से ऑपोजिट होते हैं। बीटा 1 M2 से ऑपोजिट है और बीटा 2 M3 से ऑपोजिट होता है। और जो बीटा 3 है वो तो है ही डिफरेंट, वो तो होता ही एडिपोज टिश्यू में और लाइपोलाइसिस कराता है। फिर नेक्स्ट डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामिन जो है D1 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ज्यादा, ये ब्रेन में और रीनल और वस्कुलर बेड में होता है। ये याद रखना है कि ये किडनी से रिलेटेड होता है और किडनी के अंदर जो वेसल्स होती है ना उनकी डायलेशन कराता है, उनकी परफोरेशन, किडनी की परफोरेशन को इंक्रीज कराता है। इसको किडनी से रिलेट करके याद रखना है। और D2, D3, D4, D5 ब्रेन में होते हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। D1 का आपने बस इसका एक लिंक आपने याद रखना है कि किडनीज में होते हैं और किडनी की परफ्यूजन को यानी कि वेजो डायलेशन कराते हैं वहां पे, एंड दैट्स इट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था ANS का। अब हम इनके आगे नेक्स्ट चैप्टर जो 4 रह गए वो पढ़ेंगे और उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन नोट्स का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। दैट्स इट।